सो नेक्स्ट वी स्टार्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। ये क्या कहता है कि इनकम के बढ़ने पर जब आपका कंजप्शन बढ़ता है या इनकम की कम होने पर कंजप्शन कम होता है, या इनकम या फिर कंजप्शन उपभोग या फिर आय में, दैट मीन्स कि समग्र उपभोग व्यय में और आय में जो रिलेशनशिप है आपका, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। ये दिस लॉ सेज दैट व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस। केन्स ने ये कहा था ये बात। इसकी कुछ assumptions हैं इस लॉ की कि साइकोलॉजिकल मतलब होता है मनोवैज्ञानिक, मन की स्थिति। तो आपकी जो मन की स्थिति है वो चेंज नहीं होती, क्योंकि लॉजिक है कि भाई इनकम बढ़ रही तो कंजप्शन भी बढ़ेगी, ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा खाओगे। नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके assumption ये है कि पहले तो आपकी मन की स्थिति चेंज नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई युद्ध का समय, वॉर टाइम चल रहा है तो उसमें तो कंडीशन चेंज हो ही जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए बेस्ड ऑन लेजर-फेयर, मतलब इसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, उसको लेजर-फेयर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, फिर उसके बाद आपका टेबल बनेगा। स्टेप्स ध्यान रखना, डेफिनेशन, अजम्पशन, टेबल में इनकम कंजप्शन को अज्यूम करना पड़ेगा, सेविंग आप माइनस करके निकालोगे। ग्राफ वही है, इनकम फिर कंजप्शन, एक बार इनकम ज्यादा कंजप्शन कम, एक बार जितना कमाया उतना खा लिया, फिर एक बार कमाया ज्यादा खाया कम। तो ये आपका साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन फंक्शन था। नेक्स्ट आता है थ्योरीज। कंजप्शन की बहुत सारी थ्योरीज होती है, उपभोग फलन के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी। एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी क्या कहती है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो पहले थ्योरीज क्यों बनाई जा रही है, जिससे पता चले कि कितना इनकम हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। तो एब्सोल्यूट को बोलते हैं निरपेक्ष आय सिद्धांत। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष आय सिद्धांत। पढ़ते टाइम बुक्स ओपन कर लेना। एब्सोल्यूट इनकम थ्योरी propounded दैट केन्स स्कूल ऑफ थॉट, मतलब कि मॉडर्न जो है, आधुनिक जो है, उस स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि उस विचारधारा से लाया गया। इसमें बोला गया कि डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्लान कंजप्शन, जो व्यक्ति नियोजित उपभोग करता है और जो उसकी करंट इनकम होती है, जो उसकी चालू आय होती है, जो अभी है उसके पास, उनमें एक रिलेशनशिप होता है। ऐसा माना जाता है कि करंट इनकम बढ़ती है तो आप अपने फ्यूचर में होने वाले जो प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, नियोजित उपभोग व्यय हैं जो फ्यूचर में आप करने वाले हो, वो बढ़ जाते हैं। जैसे सिंपल सा लॉजिक है कि मेरे अभी सिंपल है, करंट इनकम मेरी अभी बहुत कम है, तो सिंपल लॉजिक ये निकलता है कि आने वाले टाइम में जो मैं प्लान्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने वाली थी, नियोजित उपभोग व्यय करने वाली थी, वो मैं कम करूंगी। ठीक है ना। कीन्स ये मेंटेन करते हैं कि इनकम लेवल हाई होगा तो ही दे स्पेंड मोर फ्रैक्शन ऑन कंजप्शन एंड सेव मोर। वो अपने खर्च भी कम ज्यादा करेंगे और बचाएंगे भी ज्यादा। ठीक है, सिर्फ छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखने। तो इस तरह से ये आपका यहाँ पर एपीसी का प्रपोर्शन बनता है। नहीं, इसमें सिर्फ थ्योरीज के कंसेप्ट ध्यान रखने, कौन लाया था, क्या है ये, तो ये केन्स लेकर आए थे। ध्यान रखना कौन लेकर आया था, ये केन्स लेकर आए थे। अब आता है रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं सापेक्ष आय सिद्धांत। ये कौन लेकर आया, जेएम की, स्पेशली प्रोफेसर डजनबेरी ये कहते हैं कि ये रिलेटिव इनकम होता है सापेक्ष, जिसमें रिलेशन होता है। तो ये इनकम कंजप्शन का ही रिलेशन है और सेविंग का रिलेशन है। मैंने कहा आपने क्या बोला, कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट इनकम की तरह नहीं होता। यहाँ पे माना जाता है कि रिलेटिव इनकम और इनकम का उसके नेबर्स के साथ, इन सब के साथ रिलेशन होता है। इफ आ फैमिली लिव्स इन अ नेबरहुड ऑफ इनकम हाई इनकम ग्रुप तो कंजप्शन टेंड्स टू राइज। अगर एक फैमिली, सिंपल सा लॉजिक है कि आप अभी कहाँ शिफ्ट कर लो, आप कहीं अच्छे, मतलब कि क्या बोलते हैं, अच्छे पॉश एरिया में आप शिफ्ट कर लो, तो क्या होगा, अच्छे एरिया में शिफ्ट करोगे तो एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा होंगे, खर्चे भी उस हिसाब से होंगे। जहाँ पर 5,000 रुपये में किराया पार हो जाता था, अब वहाँ पे मेंटेनेंस चार्जेस, ये चार्जेस, वो चार्जेस। तो ये कहते हैं कि फैमिली जिस जगह रहती है, जिस नेबरहुड में रहती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी कंजप्शन बढ़ती है। अगर सारी की सारी फैमिली सेम ग्रुप की होगी तो कंजप्शन भी फिर उसी हिसाब से सेम रेट से ही बढ़ता है, उपभोग भी फिर समान दर से ही बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर नेबरहुड की इनकम रिलेटिवली चेंज हो रही है तो उससे आपकी कंजप्शन पे भी फर्क पड़ता है। रिलेटिव है ना, सापेक्ष मतलब जिसका संबंध हो। यहाँ पे दो कंसेप्ट आते हैं। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों बोला, रिलेटिव इनकम क्यों बोला, सापेक्ष आय सिद्धांत क्यों बोला? मैंने कहा इसलिए क्योंकि इस पे पहला इम्पैक्ट होता है आपकी प्रेजेंट कंजप्शन का। आप आज कितना खा रहे हैं, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी है। इसको रैचेट इफेक्ट कहते हैं। रैचेट इफेक्ट ये कहता है इनकम ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा, इनकम ज़्यादा कंजप्शन ज़्यादा, लेकिन एक टाइम पीरियड तक इनकम ज़्यादा होती है लेकिन फिर कंजप्शन ज़्यादा
नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट भी कौन लेकर आया, डिसेंबेरी लेकर आया कि इनकम बढ़ती है, कंजप्शन बढ़ती है। दूसरों को देख के सॉरी आपके नेबरहुड आप स्टैंडर्ड में बढ़ रहे हो, इनकम बढ़ रहा है, आपका कंजप्शन बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद इनकम बढ़ेगा लेकिन कंजप्शन उतनी तेजी से नहीं बढ़ता। वो क्या होता है, गो डाउन। वो इनकम के बढ़ने पर कंजप्शन कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शनकारी प्रभाव। मैं आपको इसलिए फटाफट चीज़ें समझा रही हूँ बिकॉज जब मैं लाइव क्लास लूँगी तो अपने डाउट्स को पूछोगे, किस कंसेप्ट में आपको प्रॉब्लम थी, मैं फिर वो डिस्कस करूँगी। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है इसको प्रदर्शनकारी प्रभाव कहते हैं। ये भी डेसेनबेरी लेकर आए थे क्योंकि इसके अंदर है, ये एब्सोल्यूट वाले के अंदर है। प्रदर्शनकारी प्रभाव कि सामने वाला जो खर्च करता है ना उससे आप प्रभावित होते हो। सामने वाला वेस्टर्न पहन रहा है तो हमें वेस्टर्न कपड़े पे खर्च करने का मन करेगा कि यार काश हम भी पहने, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है। प्रदर्शनकारी प्रभाव देख के, मतलब सामने वाले कार लिए तो हम भी कार लेंगे। नेक्स्ट आता है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, इसको बोलते हैं स्थायी आय सिद्धांत। अ क्वाइट डिफरेंट अप्रोच हैज बीन एडवोकेटेड बाय मिल्टन। ये कौन लेकर आया था, मिल्टन फ्रीडमैन लेकर आए थे। उन्होंने ये बोला कि फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। उन्होंने कहा कि मैं इन दोनों की बातों को मानता हूँ, एब्सोल्यूट सापेक्ष निरपेक्ष दोनों को बात को मानता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मेरी इनकम सिर्फ करंट इनकम पे नहीं, मेरी इनकम जो है ना वो कंजप्शन और सेविंग जो है मेरी बर्थडे परमानेंट इनकम पे भी डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरी इनकम 10,000 है, नेक्स्ट टाइम मेरी इनकम 20,000 हुई, नेक्स्ट टाइम मेरी इनकम 30,000 हुई, तो मेरी जो परमानेंट इनकम है वो कितनी है, 10,000 है, क्योंकि 10,000 तो हर बार है। तो ये बोलता है कि कंजप्शन का फैमिली का इनकम जो है वो करंट इनकम पे नहीं, उसकी परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, उसकी वेल्थ, उसकी संपत्ति पे आधारित होता है। और परमानेंट इनकम जो होती है वो पर्सन की ऐसी इनकम होती है जो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन उसको मिलती रहती है। ऑब्वियस है ना, मतलब मैंने अपने 10,000 परमानेंट मांगे तो जब तक मेरा लाइफ स्पैन रहेगा तो मुझे वो मिलती रहेगी। ठीक है ना, ये परमानेंट इनकम पर्सन के वेल्थ, स्किल, नेचुरल एबिलिटी, ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है कि है ना। जैसे कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी जगह काम कर, तो मेरी अगर परमानेंट इनकम 10,000 है तो मैं अगर अच्छी जगह काम करूँ तो मुझे पेंशन मिलेगा, उस पेंशन से मेरी इनकम लाइफ लॉन्ग बरकरार रहेगी। ठीक है ना, तो करंट इनकम ऑफ फैमिली में भी हायर और लोअर बढ़ सकती है, लेकिन परमानेंट इनकम हमेशा स्टैटिक रहती है, वो आपकी ट्रांजिएंट इनकम का एक भाग मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट है। इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट में मैं ऑलरेडी आपको ऑटोनॉमस और इंड्यूस बता चुकी हूँ। इंड्यूस क्या होती है, जो रेट्स के बढ़ने पर जो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, और ये कैसे होती है, ऐसे होती है। ठीक है ना, तो वो आपकी इंड्यूस होती है। रेट्स बढ़ेंगे, आपका क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ये आपके क्या बोलते हैं, ये आपके प्रॉफिट को शो करता है जिस तरह से। ठीक है ना, और ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। और भी तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट, एक होती है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं प्रॉफिट को कमाने के लिए। ये मैं प्रॉफिट को कमाने के लिए कहीं इन्वेस्ट करूँ तो वो मेरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। ये हम मेरी इन्वेस्टमेंट दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, मैं क्या देख के इन्वेस्ट करूँगी। एक MEC, मानव एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, पूंजी की सीमांत कुशलता, कि जिस पूंजी पे मैंने पैसा लगाया, ये मेरा मशीन है, इसमें मैं पैसे लगा रही हूँ, तो ये मशीन मुझे फ्यूचर में कितनी एफिशिएंसी है, मुझे कितना देगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। इन दो बातों पे मेरी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। लेकिन लोग पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो होती है ये गवर्नमेंट करती है और इसका ऑब्जेक्टिव वेलफेयर करना होता है। MEC देखिए क्या लिखा हुआ है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पीछे से पढ़ो, कैपिटल एफिशिएंसी मार्जिनल, मतलब कैपिटल की कितनी एफिशिएंसी है, क्षमता है कि वो मुझे कितना एक्स्ट्रा दे सकती है अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रही हूँ तो। ठीक है, तो ये फ्यूचर में दे सकती है, मतलब एक्सपेक्टेड संभावित कितना रेट ऑफ रिटर्न मुझे वो फ्यूचर में देगी अगर मैं किसी चीज़ में नई इन्वेस्टमेंट में पैसा अपना लगाती हूँ। तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है कि प्रोस्पेक्टिव यील्ड कितना है, अनुपातिक आपकी आय कितनी है। अनुपातिक आय मतलब कितना टाइम तक उसको यूज़ करो, कितना पैसा लगा रहे हो, कितना कैसा असेट्स है, और उसका सप्लाई प्राइस क्या है, मतलब कि पूर्ति कीमत क्या है, कि वो अगर आप उसको रिप्लेस करते हो, जैसे एक पुरानी टीवी का नया टीवी लगाते हो तो उसका क्या कॉस्ट आता है, वो आपका सप्लाई प्राइस। तो इन दो बातों पर आपका MEC डिपेंड करता है, इसको आपको पढ़ना है सिर्फ। इसमें आपको सिर्फ ये एक फॉर्मूला याद करना है, PV = PY/N 1+R, बस ये याद करना है। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, यील्ड हमेशा कांस्टेंट रहती है और प्रेजेंट वैल्यू हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपकी MEC को प्रभावित करते हैं, मतलब मैं जो फ्यूचर में कमाने वाली हूँ एक्स्ट्रा, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। दो तरह के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म फैक्टर्स होते हैं और एक लॉन्ग टर्म फैक्टर्स होते हैं।
शॉर्ट टर्म फैक्टर्स में मार्केट का साइज बताएगा कि मैं कितना फ्यूचर में कमाऊंगी। अगर मैं फ्यूचर में ज़्यादा कमाई तो मतलब मेरी मार्केट का साइज उस हिसाब से चलेगा। फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन कितनी है, आपकी क्या बोलते हैं भविष्य में मेरी संभावनाएं क्या है, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, कहाँ लगा रही हूँ बिजनेस, वो सब चीज़ें। मैं खा कितना रही हूँ, प्रोपेंसिटी मार्केट की कितनी है, क्योंकि देखो मार्केट में लोग कंजप्शन करेंगे तभी इन्वेस्टमेंट करने में मज़ा आएगा ना। अब लोग दुकान से सामान ही नहीं खरीद रहे तो मैं दुकान में सामान रख के क्या करूँगी। लोगों की इनकम लेवल, टैक्स कितना है, और लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन का साइज, हमारी इकोनॉमी कैसे चले। अब देखो इकोनॉमी इस टाइम बहुत डाउन है तो एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो पाएगी नहीं। इनोवेशंस कितने हो रहे हैं, कितने आधुनिकरण हो रहे हैं, ये सब बातें। कहाँ से आती है ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, तो इसमें सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लो। टैक्स के थ्रू मेरे को इन्वेस्टमेंट मिलती है। ऑटोनॉमस मतलब गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है वो कैसे कैसे, टैक्स की फॉर्म में पैसा इकट्ठा करा होगा, लोन्स, एफिशिएंट फाइनेंसिंग, ये सब। तो ये आपका चैप्टर था, आप इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ से समरी में से एक बार थॉरो अप ले लेना।